इंडिया रसिया एक दूसरे के टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहे हैं और ये फ्रेंडशिप लगभग 7 डिकेड्स पुराना है। हम बात करें कोल्ड वार के समय में, जिसे हम उस समय रसिया को यूएसएसआर के नाम से जानते थे, तो इंडिया यूएसएसआर का खुल के सपोर्ट करता था। और 1962 का वार हो जिसमें इंडिया और चाइना का वार हुआ था, और 1971 के वार में रसिया ने इंडिया का, या हम कहें यूएसएसआर ने इंडिया का खुल के सपोर्ट किया था। और इस समय अगर हम ऑनगोइंग सिचुएशन की बात करें तो यूक्रेन और रसिया के इस वॉर में यूनाइटेड नेशन में इंडिया कभी भी रसिया के खिलाफ वोटिंग नहीं करता या फिर एब्सटेन कर देता है, जो हमें बताता है कि हमारे एक दूसरे के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। और Su-57 जैसे क्रिटिकल फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी में इंडिया को साथ काम करने का ऑफर देना हमें बताता है कि हमारा एक दूसरे के ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट है। तो आज के वीडियो में हम इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और ऋषि कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और इंडिया और रसिया के जो रिलेशनशिप थे या फिर उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे वो इंडिया के आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश हो गए थे। और यूएसएसआर ने इंडिया की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ हमारे साथ कई सारे पीस ट्रीटी भी किए। और यूएसएसआर ने इंडिया की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया और कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन में इंडिया का पक्ष लिया। और 1971 में इंडिया और सोवियत के बीच में, यानी कि यूएसएसआर को उस समय सोवियत के नाम से भी जानते थे, तो हमारे बीच में एक पीस ट्रीटी होती है जिसमें हम दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में, कोऑपरेशन में और ट्रेड में बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन करने के लिए हम अपना एक डील साइन करते हैं। इससे वेस्टर्न नेशन को अच्छा भी नहीं लगता है। फिर 1962 का जब हमारा इंडिया और चाइना के बीच में वार होता है तो जो उस समय यूएसएसआर था वो बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाता है, या फिर हम कहें मीडिएशन करता है इंडिया और चाइना के वार को रोकने के लिए। और इंडिया और पाकिस्तान को जो 1971 में वार हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, इंडो सोवियत ट्रीटी की वजह से जो वेस्टर्न नेशन थे या फिर हम कहें यूके थे, यूएस थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे इंडिया से। तो उन्होंने पाकिस्तान को आर्म्स और एम्यूनिशन बहुत ज़्यादा सप्लाई किए और इंडिया के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को हराना जब स्टार्ट कर दिया तो यूएस की नेवी ने और यूके की नेवी ने, यहाँ पे देखिए यूएस की नेवी और यूके की नेवी इंडियन ओशियन में आ गई और इंडिया को धमकाने लगी कि आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। तब उस समय इंडिया ने यूएसएसआर से सपोर्ट मारा और यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर सबमरीन, हम कह सकते हैं जो यूएसएसआर था, अपना न्यूक्लियर सबमरीन ले आके इंडियन ओशियन में खड़ा कर दिया और यूके और यूएस की नेवी की फ्लीट से लगभग 300 मीटर की दूरी पे ले जाके खड़ा कर दिया, जिससे यूएस और यूके की नेवी डर गई और वापस चली गई और हम 1971 का वार जीत गए। तो 1971 के वार में जीतने में यूएसएसआर की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ हम डिफेंस में मामले में जो हमारे मिग फाइटर जेट थे जैसे MiG-21 और MiG-25, हमारे पास एक फाइटर जेट था जिसका नाम था MiG-25, जो कि उस समय का बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट था और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान के पास ऐसा ना कोई मिसाइल था ना कोई फाइटर जेट था जो इसकी स्पीड को बीट कर पाए। इसलिए जो इंडियन एयरफोर्स था वो MiG-25 फाइटर जेट से पूरे पाकिस्तान की निगरानी करके चले आते थे और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पाता था। साथ ही साथ अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। और यूएसएसआर ने इंडिया को वो फाइटर जेट बहुत ही सीक्रेटली बेचा था। हमारे यहाँ के T सीरीज के टैंक जैसे T-90 टैंक जो कि हमारे करगिल वार में भी बहुत ज़्यादा काम आए थे और जो पाकिस्तान के वार हुआ था हमारा बहुत ज़्यादा उसमें काम आए थे। सबमरीन, हमारे इंडिया की जो पुरानी जो सबमरीन है वो यूएस मेड है या फिर उनका यूएसएसआर की मेड है, सोवियत का मेड है। सोवियत ने ही हमें ये सप्लाई किया था, इसकी टेक्नोलॉजी बेची थी। इस समय AK-47 राइफल जो इस समय हम अपना बना रहे हैं, AK-203 राइफल जो हम इस समय इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी में, वो ये सब चीज़ें यूएसएसआर ओरिजिन के हैं या फिर रसियन ओरिजिन के हैं। तो इंडिया का लगभग आप समझ सकते हैं कि इंडिया के डिफेंस का लगभग 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूएसएसआर के ओरिजिन का है या फिर रसियन ओरिजिन का है। और हम अगर बात करें तो इंडिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट थे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था यूएसएसआर ने। साथ ही साथ जब हमारे पास हमारा जो इसरो शुरू हुआ था, इसरो जो हमारे यहाँ का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब ये अपना मिशन शुरू किए थे तो हमें एक क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत थी। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन हमें यूएसएसआर ने ऑफर किया था कि हम आपको क्रायोजेनिक इंजन दे देंगे जिससे कि आपका स्पेस प्रोग्राम और ज़्यादा बूस्ट हो। लेकिन उस समय यूएस हमारे खिलाफ था और यूएस ने यूएसएसआर को कहा कि अगर आप इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देंगे तो हम आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा देंगे, और उस वजह से यूएसएसआर ने हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया। लेकिन उन्होंने हमें ऑफर किया था, लेकिन बाद में हमने अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद से ही डेवलप कर लिया था। रसिया इज स्टिल इंडियाज मेन पार्टनर इन स्पेस एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया और रसिया एक दूसरे के बहुत बड़े पार्टनर है, क्योंकि मिसाइल में जो हमने अपना ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाया है वो
इंडिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है और वो सी लेवल से लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पे उड़ने में सक्षम है, जो कि किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। तो इस तरह की एडवांस मिसाइल भी इंडिया और रसिया एक दूसरे के साथ बनाए हैं, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो कितना ज़्यादा है। ये क्रायोजेनिक इंजन का एक फिगर है जो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है, और उस समय क्योंकि इंडिया उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था तो इंडिया के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाना और भी ज़्यादा हार्ड था। लेकिन क्योंकि उस समय यूएस ने सैंक्शन लगाने वाले थे, इसलिए यूएसएसआर ने हमें दिया नहीं। इंडिया को जो लगभग 70% का डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूएसएसआर या फिर हम कहें रसियन ओरिजिन का है। जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है ब्रह्मोस, जिसमें ब्रह्मोस में जो ये ब्रह्मपुत्र नदी, हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से और यूएसएसआर का एक नदी है जिसे हम कहते हैं मॉस्कोवा नदी, तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी को मिला के हमने ब्रह्मोस नाम दिया है, जो एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्रूज मिसाइल है। साथ ही साथ S-400 डिफेंस मिसाइल, ये डिफेंस मिसाइल है। इस समय हमारे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर हमने जब कंडक्ट किया तो इसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है, यानी कि S-400 मिसाइल का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। साथ ही साथ हमारे जो सुखोई मिसाइल से मिग मिसाइल, सुखोई फाइटर जेट है, जैसे इंडिया में इस समय Su-30 MKI, सुखोई 30 MKI जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस, इंडिया का अगर उनके राफेल के बाद सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट कोई है तो सुखोई है। और मिग एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक्स और ऐसे कई सारी इक्विपमेंट या फिर उनके डिफेंस इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के हैं और हमने रशिया से उसको परचेज किया है। ऑन गोइंग टॉक की बात करें तो इस समय Su-57 एक स्टंट फाइटर जेट जो कि ऑलमोस्ट 5.5 जनरेशन का होने वाला है, उसका डेवलपमेंट कर रहा है रशिया, और रशिया ने इसमें इंडिया को ऑफर दिया है कि हम इस फाइटर जेट को साथ मिलकर बनाएं, क्योंकि इस समय इंडिया को भी एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट की ज़रूरत है। और इंडिया अपना प्रोग्राम जो हमारा एमका प्रोग्राम है उसके तहत हम अपना फाइटर जेट जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उसको तो बनाएंगे, लेकिन अभी इसको बनाने में और पूरी तरीके से प्रोडक्शन में आने में लगभग 2035 से 2040 तक का समय लग सकता है। और हमें बहुत ही जल्दी से अपने एयरफोर्स के जो फ्लीट है, एयरफोर्स का जो हमारा स्क्वाड्रन है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसलिए हमें यूएसएसआर, जो हम कहें रसिया ने हमें ऑफर दिया है, तो हो सकता है कि इंडिया इसको ज्वाइन करे। साथ ही साथ हम रसिया के साथ कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसमें इंद्र सीरीज के एक्सरसाइज होते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। इस समय जो आप फोटो देख रहे हैं तो इसमें ये Su-30 MKI फाइटर जेट है और ये जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल इनिशियली लैंड वेरिएंट इसका बनाया गया था, फिर उसको अपग्रेड करके हमने इसका एयरफोर्स का वेरिएंट बनाया है और ये क्रूज मिसाइल अब हम इसको Su-30 MKI में इंस्टॉल करके इसको सक्सेसफुली फायर कर चुके हैं, जिससे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाता है और एशिया में, यानी हम कहें एशियन कॉन्टिनेंट में जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है इंडिया की तरफ। हमारा जो एनर्जी में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया और रसिया एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। इंडिया के लगभग सभी के सभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रसिया के द्वारा ही बनाए गए हैं। इस समय जो कुडानकलम पावर प्लांट है वो रसिया के द्वारा ही बनाया गया। अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया इस समय सबसे ज़्यादा अपना क्रूड ऑयल और गैस रसिया से ही परचेज कर रहा है। रसिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया रसिया से परचेज कर रहा है क्योंकि हमें ये सब बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाते हैं। और जो टारगेट है कि इंडिया और रसिया का जो ट्रेड हो वो लगभग $100 बिलियन का टारगेट है कि 2030 तक हमारा $100 बिलियन का टारगेट हो और हमारा ट्रेड हो। उसके बाद सेक्टर की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, IT सेक्टर में, डायमंड सेक्टर में और फर्टिलाइजर्स में इंडिया रसिया एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहा है। जैसे कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स है वो फर्टिलाइजर्स हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रसिया से इंपोर्ट करते हैं और इसको हम अपने यहाँ सब्सिडी में देते हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट इसको सब्सिडी में देती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि अगर हम इसको अदर कंट्री से फर्टिलाइजर्स मंगाएं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन रसिया ही हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पे देता है। अगर हम फोरम्स की बात करें कि इंडिया रसिया एक दूसरे के साथ कौन कौन से कॉमन फोरम शेयर करते हैं तो जैसे ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, G20 होगा और यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया रसिया एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। और रसिया इंडिया को परमानेंट सीट दिलाने में, जैसे आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर है, तो रसिया इंडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिया जो परमानेंट सीट है इसकी संख्या अब बढ़नी चाहिए और उसमें से इंडिया जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है उसको भी परमानेंट सीट दिया जाए यूनाइटेड नेशन में। तो इसका रसिया भी सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना इसका सपोर्ट नहीं करता, रसिया इसका सपोर्ट करता है। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो RIC एक जो ग्रुप है जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना भी है, तो इस कई सारे ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 ग्रुप में एक साथ इंडिया और रसिया एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं और यह हमें बताता है कि अब एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा इंगेज है और फ्यूचर में कितना ज़्यादा इंगेज होने वाले हैं। साथ ही साथ इंडिया बैलेंस करता है रसिया के साथ, जैसे कि हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो US के साथ भी है और रसिया के साथ भी है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी है। तो इंडिया इन सभी के बीच में एक बैलेंस बना के चलता है कि कभी यूरोपियन नेशन को ऐसा ना लगे कि हम
बहुत ज़्यादा रसिया के ऊपर झुके हुए हैं या फिर रसिया को ऐसा ना लगे कि हम वेस्टर्न नेशन के ऊपर झुके हुए हैं। तो इंडिया एक बहुत ही बढ़िया पावर बैलेंस बना के चलता है। अगर हम बात करें सपोर्टिंग रसिया, तो इंडिया सपोर्ट कैसे कैसे करता है रसिया को, जैसे कि ऑनगोइंग रसिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने कभी भी रसिया के खिलाफ वोटिंग नहीं किया। रसिया के खिलाफ इंडिया वोटिंग नहीं करता है, एब्सटेन कर जाता है। जब भी वोटिंग होता है तो उसमें हम एब्सटेन कर देते हैं, जिससे हमें बताता है कि हम रसिया के खिलाफ कभी नहीं जाते, हम हमेशा रसिया के साथ ही खड़े हुए हैं। और रसिया के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम रसिया से डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को खरीद रहे हैं और गैसेस को खरीद रहे हैं। हमें बताता है कि हम रसिया की मुश्किल टाइम में उसकी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ एडवोकेट करते हैं डायलॉग, डिप्लोमेसी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के साथ अभी भी मदद कर रहे हैं। जैसे कि इस समय SCO की मीटिंग हुई और SCO की मीटिंग में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जो कि वेस्टर्न नेशन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम पावर बैलेंस बना के चल रहे हैं। इस तरह से इंडिया रसिया एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से इंगेज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे रिलेशनशिप में, तो इस समय जो रसिया है वो बहुत ज़्यादा चाइना के अब क्लोज जा रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ही एक बड़ी इकॉनमी है और बड़ी इकॉनमी होने की वजह से वो रसिया का ज़्यादा मदद कर रहा है इस यूक्रेन वॉर में। तो रसिया और चाइना के बीच में जो क्लोजनेस आ रही है वो इंडिया के लिए एक टेंशन की बात है, क्योंकि चाइना हमारा फ्रेंड कंट्री नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न नेशंस के जो सैंक्शन लगे हुए हैं रसिया के ऊपर, इस वजह से रसिया के साथ ट्रेड कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो जो पेमेंट हम करते हैं वो डॉलर में करते हैं, तो इस समय हम वो पेमेंट डॉलर में कर नहीं पा रहे हैं। डॉलर के ऊपर रसिया के ऊपर स्विफ्ट जो एक स्विफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड में अपने पैसे को दे देते हैं, तो ये स्विफ्ट से रसिया को अब निकाल दिया गया है। तो इसलिए हम डॉलर में उसके साथ व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया जो अपना अब डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे कि इंडिया के जो मैक्सिमम आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते थे या फिर डिफेंस इक्विपमेंट होते थे वो रसिया के ओरिजिन के होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब हम US ओरिजिन के भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट, फ्रांस से जैसे हमने फ्रांस से राफेल खरीदा, इजराइल से कई सारे हम मिसाइल जैसे बराक मिसाइल है और ऐसे कई सारी मिसाइल अब हम अदर कंट्री से या फिर कहीं वेस्टर्न नेशन से खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रसिया के लिए एक इनसिक्योरिटी पैदा करता होगा कि इंडिया अब हमसे दूर रहा है। लेकिन कोई भी बात हो, इंडिया और रसिया की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और किसी भी सिनेरियो में ये कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इस समय इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर हम कहें इंडियन डिफेंस फोर्सेस अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही हैं, और इस मॉडर्नाइजेशन में जो सबसे बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा वो रसिया प्ले करेगा, क्योंकि रसिया मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में किसी भी देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो इसलिए रसिया इसमें हमारा बहुत ही बढ़िया मदद कर सकता है। हमारा जो एनर्जी पार्टनरशिप है, क्योंकि हम इस समय सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और लगभग $100 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा हमारा 2030 तक। आर्कटिक रीजन में अपना कॉर्पोरेशन बना सकते हैं, INSTC में अपना भी एक अच्छा कॉर्पोरेशन हम बना सकते हैं। तो ये सारे हमारे आउटलुक हैं, फ्यूचर के आउटलुक हैं। साथ ही साथ डिस्पाइट ग्लोबल शिफ्ट, तो मतलब दुनिया में कहीं भी कोई भी ग्लोबल शिफ्ट हो, इंडिया और चाइना के बीच में कितना भी दुश्मनी हो जाए या फिर रसिया और चाइना के बीच में कितना भी फ्रेंडशिप हो जाए, इंडिया और रसिया का जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और टाइम टेस्टेड है, और जब ज़रूरत पड़ी है एक दूसरे के काम आए हैं, तो ये रिलेशनशिप या फिर ये फ्रेंडशिप कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं। तो आई थिंक आपको इंडिया और रसिया के इस रिलेशनशिप के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में और आउटलुक फ्यूचर के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।